गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी फाइनल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है और इसमें हम शुरू कर रहे हैं नेम रिएक्शंस। ऑलमोस्ट 30 to 40 नेम रिएक्शंस हमें कवर करनी है, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एक एक नेम रिएक्शन की दो लेक्चर भी हो सकते हैं, 3 लेक्चर भी हो सकते हैं, बट वी विल ट्राई टू कवर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ दैट रिएक्शंस। नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम वेरियस एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू। नेट के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हालांकि अपन फाइनल ईयर क्लास में पढ़ रहे हैं इनको, लेकिन प्रीवियस और फाइनल दोनों के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं इसके अंदर एल्डोल कंडेंसेशन। फर्स्ट नेम रिएक्शन वी आर स्टार्टिंग एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, एल्डोल कंडेंसेशन। तो व्हाट इज़ एल्डोल कंडेंसेशन? सबसे पहले देखो, लिखने से पहले मैं बताता हूँ आपको कि जब भी हम कोई नेम रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो पता चलना चाहिए कि विच टाइप ऑफ कंपाउंड्स गिव दिस रिएक्शन, व्हाट इज़ द एसेंशियल कंडीशन ऑफ द रीजेंट विच विल बी गिविंग दिस रिएक्शन। देन इसका मैकेनिज्म देखो आप, और मैकेनिज्म देखने के बाद और इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं वो देख लीजिए, एक बार आप समझ लीजिए उनको अच्छी तरह। उसके बाद उस रिएक्शन पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बहुत सारे कंप्लीट दी रिएक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। उन सबको आपको करना आना चाहिए, तब लगेगा कि मैकेनिज्म हमें समझ में आया। ये बात बहुत गलत होगी कि आपने एक मैकेनिज्म की रिएक्शन याद कर ली, उसका मैकेनिज्म याद कर लिया, उससे हमारा काम नहीं चलेगा। हमारे को नेम रिएक्शन समझ में आने का मतलब है कि उससे रिलेटेड, उस रिएक्शन से रिलेटेड कहीं भी कोई क्वेश्चन बनता है तो उसका आंसर हमें आना चाहिए। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आपको पूरा कवर करें इसके अंदर सब चीज़ें। तो ओके, स्टार्ट करते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन ने पहले एक पॉइंट समझा कि इट इज़ गिवन बाय दोज कार्बोनाइल कंपाउंड्स विच हैव अल्फा हाइड्रोजन, विच हैव अल्फा। ये कार्बन आ गया, ये अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। अल्फा हाइड्रोजन जिसके पास है, जिसके पास कार्बोनाइल के रेस्पेक्ट में अल्फा हाइड्रोजन है, इट इज़ गिवन बाय दोज रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली। एल्कली की प्रेजेंस में देते हैं। तो कार्बोनाइल के बजाय नॉर्मली डेफिनेशन हम एल्डिहाइड्स लिखते हैं, क्योंकि लेटर ऑन आप पता चलेगा कि कीटोन्स जो हैं वो ये रिएक्शन कम देते हैं। क्यों कम देते हैं, पॉल्ट क्यों कम बनता है, इक्विलिब्रियम नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन में क्यों रहता है, ये धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। क्योंकि दोज एल्डिहाइड विच हैव अल्फा हाइड्रोजन विल रिएक्ट विद what type of compounds, alkali, in alkali to form beta hydroxy aldehydes। और इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एल्डोल कंडेंसेशन। तो सबसे पहले तो आप इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए प्रॉपर वे में। सिंपल डेफिनेशन लिखो एक बार इसकी कि एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन, एल्डिहाइड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन on heating with dilute base, on heating with a dilute base undergoes self condensation to form beta hydroxy aldehydes, and it is called aldol condensation. Various types of bases like dilute NaOH or aqueous sodium carbonate etc. can be used for this reaction. ओके, सबसे पहले मैं इस रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट लिखना सिखाऊंगा कि हाउ टू राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ टू मॉलिक्यूल्स, सिमिलर मॉलिक्यूल्स are condensing to form the product. Okay, the simplest example for this will be the simplest aldehyde which have alpha hydrogen is acetaldehyde. सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो कौन सा होता है, एसिटल्डिहाइड। तो 2 moles ऑफ एसिटल्डिहाइड विल कंडेंस टू फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, टू फॉर्म। एल्कली का क्या फंक्शन है बताएंगे अभी मैकेनिज्म में आपको, लेकिन पहले आप प्रोडक्ट लिखना सीखो। देखो, जब 2 सिमिलर मॉलिक्यूल्स हैं तो आप क्या करेंगे, एक का कार्बोनाइल जो कंपाउंड है, एक का जो कार्बोनाइल कार्बन है, उसको आप कन्वर्ट कर देंगे CHOH में। उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CHOH में। और उस कार्बन पर दूसरे वाला जो मॉलिक्यूल है उसका अल्फा कार्बन जोड़ देंगे। कौन सा कार्बन जोड़ देंगे, उसका अल्फा कार्बन जोड़ देंगे। अल्फा हाइड्रोजन वहाँ से निकल चुका होगा, एक हाइड्रोजन वहाँ कम हो जाएगा, अल्फा जैसे यहाँ पर जोड़ा इसका प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3। इसको कन्वर्ट किया अपन ने OH में, और अल्फा कार्बन कौन सा होगा, CH2 CHO, ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स।
हाउ द प्रोडक्ट्स आर, पहले प्रोडक्ट लिखना आना चाहिए। अब प्रोडक्ट लिखते ही जैसे ही देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपको, जैसे ही मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल दूंगा और अगर आपने ध्यान से नहीं सुना है तो इसका आंसर आप गलत लिख दोगे। मैंने बहुत बार लिखवा के देखा इसका आंसर। अब इसके दो मॉलिक्यूल कंडेंस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एल्कली, अल्फा हाइड्रोजन है इसलिए देगा ही कंडीशन, ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन देखिए ध्यान से, अब प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर कि आपको प्रोडक्ट कैसे लिखना है। मैंने क्या बताया, इसको तो OH में कन्वर्ट कर दो, तो OH में कन्वर्ट किया, CH3 CH2 CHOH, CH3 CH2 CHO। अब इस कार्बन पे हमें कौन जोड़ना है, ये नहीं जोड़ लेना सीधा, बस यही गलती करना है। अल्फा ये वाला कार्बन जोड़ना है, इसमें से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, यहाँ जोड़ा, ये क्या आ जाएगा CH, यहाँ आ जाएगा CHO और ये ब्रांचिंग CH3 इस पर ये रह जाएगा। प्रोडक्ट वही बनेगा, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। प्रोडक्ट इज अगेन बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। डन। और एग्जांपल्स लेते रहेंगे अपन, काफ़ी एग्जांपल पढ़ेंगे। पहले प्रोडक्ट लिखना सीखा आपने। प्रोडक्ट लिखने में मैंने क्या बताया आपको, कार्बोनिल कंपाउंड को OH में कन्वर्ट करो और उस कार्बोनिल कंपाउंड पे दूसरे वाले मॉलिक्यूल का अल्फा कार्बन जोड़ दीजिए, बाकी जो भी ब्रांचिंग है वैसे के वैसे रह जाएंगे। डन। चलिए अब नेक्स्ट है डाल दो, इसके अंदर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का क्या मतलब होगा कि इस रिएक्शन में जो बेस है सबसे पहले क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और उससे जो एनायन बनेगा उसको बोलेंगे इनोलेट एनायन। कौन सा एनायन बन जाएगा, इनोलेट एनायन। फर्स्ट स्टेप कौन सा स्टेप बनता है, इनोलेट आयन या इनोलेट एनायन बन जाएगा। ओके, एंड इट इज़ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये कौन सा होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। बस वो इनोलेट एनायन दूसरे कार्बोनिल मॉलिक्यूल पर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा एंड अ प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। ओके, देखते हैं एग्जांपल लेके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस। सबसे पहले हमने क्या लिया, वही एल्डिहाइड का एग्जांपल लिया, H2CH C डबल बॉन्ड OH। डन। एल्डिहाइड था, एक H अलग करके क्यों लिखा है, देखो कि बेस का जो फंक्शन क्या है, इट विल एब्स्ट्रैक्ट दिस प्रोटॉन। देखो मैंने एरो कहाँ से लिया, प्रोटॉन ले लेगा इसका और प्रोटॉन लेके दिस कार्बन, this electron pair is on this, तो what is the product formed as a result of this। इसके रिजल्ट से प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, H2C C डबल बॉन्ड OH और इसके ऊपर कौन चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। what is the charge on this, it is having negative charge प्लस वाटर। ये जो एनायन बन गया, इस एनायन को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट एनायन। what is this called, enolate anion। and enolate anion is a resonance stabilized anion, it is a resonance stabilized। यहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिख नहीं रहा, सिंपल है आपके लिए, है ना। MSc में आप लोग इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप आराम से लिख सकते हो। इलेक्ट्रॉन पेयर कैन कम ओवर, ऑक्सीजन कैन एक्वायर इलेक्ट्रॉन चार्ज, तो ओके दैट इज दिस इज इनोलेट एनायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। अब ये जो इनोलेट एनायन है, दिस इनोलेट एनायन विल अटैक अनदर कार्बोनाइल कंपाउंड, that will be a nucleophilic addition reaction, CH3CH double bond O। this electron pair goes, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया प्लस इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज पे क्या अटैक करेगा, इनोलेट एनायन दिस CHO, this will attack at this position। ओके, ये यहाँ पे अटैक किया, तो अब पोजीशन क्या बन जाएगी इससे, CH3C, इस O पे क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव चार्ज। ये H तो यहाँ पे था ही, देखो CH इज ऑलरेडी देयर, और इस पे आ जाएगा CH2CHO। नाउ दिस एनायन विल टेक H फ्रॉम दिस प्रोटॉन एंड अगेन जहाँ से स्टार्ट हुई था रिएक्शन, इससे ये माइनस हो जाएगा एंड प्रोडक्ट विल बी CH3CH OH CH2CHO। सिंपल मैकेनिज्म, वेरी सिंपल मैकेनिज्म। बीटा पोजीशन, ये अल्फा पोजीशन थी, ये बीटा पोजीशन थी, बीटा पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और ये बन गया बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो मैकेनिज्म कैसा भी आ जाए, स्टेप ये दो ही रहेंगे अपने पास। पहले स्टेप में बेस का फंक्शन हो गया, बेस विल एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन टू फॉर्म इनोलेट एनायन, दिस इनोलेट एनायन कार्बन एनायन, वी कैन आल्सो कॉल इट कार्बन एनायन। ये जो एनायन बन गया, it will act as a nucleophile and attack carbonyl compound, this is a nucleophilic addition reaction। ये कौन सा रिएक्शन हो गया, nucleophilic addition reaction। as a result of this
और ये इट विल टेक प्रोटॉन अगेन फ्रॉम द सॉल्वेंट एंड माइनस OH आयन फॉर्म द प्रोडक्ट बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। डन। ये तो हो गया इसके मैकेनिज्म के बारे में। मैकेनिज्म के बाद आप लिख लीजिए सम इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो लिखो आप। पहला पॉइंट लिखो आप, द रिएक्शन बिटवीन टू कीटॉन्स, द रिएक्शन बिटवीन टू कीटॉन्स is not very successful and equilibrium lies to the left. The reaction between two ketones is not, ketones are carbonyl compound, alpha hydrogen है, but reaction is not very successful and equilibrium lies to the left. For example, बताते हैं क्यों ऐसा होता है। पहले लिख लेते हैं रिएक्शन, CH3 C डबल बॉन्ड और CH3, अल्फा हाइड्रोजन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मैंने रूल बताया उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, यू विल राइट डाउन द प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट लिखेंगे। इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट लिख दिया मैंने, चलो उधर दिख नहीं रहा था, मैंने थोड़ा प्रोडक्ट लिख दिया, ये ऐसे एंड इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट में इस एरो को बड़ा कर देता हूँ मैं। इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, बड़ा एरो इधर कर दिया, छोटा एरो इधर कर दिया। प्रोडक्ट देखो, पहले इसका प्रोडक्ट लिखते हैं। इसका प्रोडक्ट थोड़ा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, नीचे स्पेस की ध्यान रखो आप ध्यान से। इसका प्रोडक्ट मैं यहाँ लिख रहा हूँ, क्या बनेगा CH3, ये किस में कन्वर्ट हो गया OH में, ये इस पर ऑलरेडी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ क्या आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, अगेन बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज द प्रोडक्ट। बट इक्विलिब्रियम लाइज टू द लेफ्ट, यानी ये रिएक्शन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह नहीं हो रही है, प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज़ वेरी लेस इन दिस केस। तो इसके कारण क्या है, why it is the reason for this, there are two important reasons। समझो आप, इस पे फिर क्वेश्चन बन जाएंगे, इसकी एप्लीकेशन अब आपको आनी चाहिए फिर क्वेश्चन में। दो रीजन बता रहा हूँ आपको, क्या दो रीजन बता रहा हूँ, देखो आपको, द कार्बोनाइल कार्बन जो है कीटोन का जो कार्बोनाइल कार्बन है, इट इज़ लेस पॉजिटिव, इट इज़ वेरी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स आर देयर, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ने के कारण इट इज़ लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, बहुत कम होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, बहुत कम। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा रीजन क्या है, इट इज स्टीरिकली हिंडर्ड। ये दो ग्रुप आ गए यहाँ पर, देखो दोनों ग्रुप, एंड दिस ग्रुप इज स्टीरिकली हिंडर्ड। जबकि एल्डिहाइड में क्या होगा, एल्डिहाइड ऑलवेज ए टर्मिनल ग्रुप, एल्डिहाइड इज ए टर्मिनल ग्रुप, स्टीरिक हिंड्रेंस इज वेरी लेस इन दिस। स्टीरिक हिंड्रेंस क्या होगा इसके अंदर, बहुत कम होगा। जबकि इसके अंदर देखो ये ग्रुप बड़ा होगा, ये ग्रुप बड़ा है, इन दोनों ने इस स्टीरिक क्राउडिंग, दिस इज कॉल्ड स्टीरिक क्राउडिंग, स्टीरिक इफेक्ट। दो रीजन हो गए दिस। अब इससे एक कंक्लूजन क्या निकल गया, उसको आप लिख भी सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि यानी रेट आ गया कि विच विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन मोर, विच विल गिव लेस, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड एल्डोल कंडेंसेशन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड एल्डोल। तो हम देखो अभी जो रीजन बताया उसी से पॉइंट निकलता है। क्या पॉइंट निकलता है, देखो ध्यान से, व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट, सी, कि अगर इस पर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप जुड़ जाए तो क्या होगा, दिस विल बिकम मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, rate will be more. That is, if electron withdrawing groups are attached to carbonyl carbon, then the rate of this reaction increases, and if electron releasing groups are attached, then the rate of this reaction will be retarded, कम हो जाएगी। ये आपको बहुत ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और इस पर काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं नेट में, दूसरे एग्जाम्स में, कि रेट यानी विच विल गिव बेटर एल्डोल कंडेंसेशन, विच विल नॉट गिव। तो आपने क्या सीखा इसमें कि इफ़ माइनस आई इफेक्ट, अगर माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जुड़ जाएं देन रेट ऑफ दिस रिएक्शन विल इंक्रीज, लेकिन अगर रिलीजिंग ग्रुप जुड़ जाएं देन रेट ऑफ रिएक्शन। प्रिंसिपल क्या था इसका, कि कार्बोनाइल कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है ज़्यादा अच्छी तरह होगा, उतना ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या होगा, ज़्यादा अच्छी तरह होगा। तो माइनस आई करने से क्या हो जाएगा, रेट विल इंक्रीज, प्लस आई वाले ग्रुप जुड़ जाएंगे उतना ही रेट क्या हो जाएगा, कम। मोर स्टीरिक हिंड्रेंस लेस विल बी द रेट ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन। स्टीरिक हिंड्रेंस जितना ज़्यादा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, उतना ही कम हो जाएगा। एक थर्ड इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आता है इसके लिए, देखो नेक्स्ट पॉइंट जो है थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि हमारे पास अगर जो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गए हैं, इफ़ दे आर हीटेड then they undergo dehydration to form alpha beta unsaturated carbonyl,
जैसे ये बना एल्डोल, एल्डोल से नाम बन गया एल्डोल। इफ़ दे आर हीटेड, तो मैं ही बता रहा हूँ, देखो आप, इफ़ दे आर हीटेड देन व्हाट विल हैपन, दे विल, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का कंपाउंड है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से लेगा, इनके बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, CH3CH डबल बॉन्ड CH, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल का, कैसा भी हो साइक्लिक, बाद में और पता एग्जाम्पल लेंगे, प्रोडक्ट ये बनेगा हीट करने पर, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। सिमिलरली ये रहा कंपाउंड, इसको हीट किया आपने, अगेन यहाँ से H जाएगा OH, प्रोडक्ट विल बी CH3 डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड हो CH3। अगेन देखिए ये अल्फ़ा पोजीशन, ये बीटा, तो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट, अब एक और पॉइंट देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हम डिस्कस कर चुके। फोर्थ पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। व्हेन एल्डोल कंडेंसेशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो क्या होगा, देन रिपीटेड कंडेंसेशन टेक प्लेस। If it is carried out in presence of strong alkali, then repeated condensation takes place, and then repeated hydration results in the formation of resins, मतलब in the formation of resins, resins बन जाएंगे उनसे बार बार, यानी एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता रहेगा, बार बार होता रहेगा, और उससे क्या बन जाएंगे, रेजिन्स। जैसे मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे आपने अभी एल्डोल बनाया है, हीट करने पर क्या प्रोडक्ट बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड दिस। अब अगर स्ट्रॉन्ग एल्कली था तो व्हाट विल हैपन, दिस विल अगेन रिएक्ट विद एल्कली, ये वापस क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा OH, वो CH2OH जुड़ जाएगा, फिर वापस डिहाइड्रेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ आया CH2OH, डिहाइड्रेशन किया, CH, ये रिपीटेड होता जाएगा, दिस विल कीप ऑन डूइंग, ऑन कीप ऑन डूइंग का मतलब CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बार बार रिपीट होता जाएगा, रिपीटेड, दिस इज रिपीटेड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस, डिपेंडिंग अपॉन, क्वेश्चन बन सकता है इसके कितने मोल हमने रिएक्शन किया, और उससे यहाँ अपने N लिख देते हैं, क्या बन जाएगा, CH, रेजिन्स आर फॉर्म्ड लीनियर फैशन में, CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH जो है वो आता रहता है, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेजिन्स कहते हैं। तो सिंपल, ये जो मैंने एल्डोल कंडेंसेशन की बात बताई, यहाँ तक सारी बातें सिंपल थी। अभी तक की जो बात थी उसमें हमने क्या देखा, विच टाइप ऑफ कंपाउंड, पहला क्वेश्चन देखो क्या बन जाता है इसके अंदर, विच आर द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन एंड विच विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। तो कैसे जवाब देंगे उसका हम, उसका जवाब देने क्या ध्यान रखेंगे कि कंपाउंड्स या कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन। जैसे अपने एग्जांपल दिया, कीटोन नहीं देते हैं या कम देते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में काम करता है फंक्शन, लेकिन इसका मतलब ये नहीं देते हैं, अपने को तो ये देखना है जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है वो नहीं देंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल दे दिया, ओनली बेंजल्डिहाइड, अब बेंजल्डिहाइड में तो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना, इट विल नॉट गिव, ये एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो उसके लिए हमें और एग्जांपल देखें, जैसे मान लो बना दिया CH3 3CCHO, अब अल्फ़ा कार्बन 3 CH3 जुड़ गए, अल्फ़ा पे तो कोई हाइड्रोजन नहीं है, इट विल नॉट गिव एल्डोल कंडेंसेशन, ये एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो नहीं देंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये अच्छा बनता है, MCQ के हिसाब से बनता है, आपके किसी भी एग्जाम में काम आएगा कि विच विल गिव एल्डोल कंडेंसेशन, तो कौन से एल्डोल कंडेंसेशन देंगे, जिनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है वो देंगे। मैकेनिज्म में फंक्शन ऑफ बेस क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट, वर्ड क्या यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखो व्हाट इज द वर्ड आई एम यूजिंग हियर इज एब्स्ट्रैक्ट। अल्फ़ा हाइड्रोजन से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, एनाइन बनेगा, और एनाइन, उस एनाइन को हम क्या बोलते हैं, इनोलेट एनाइन, जो कि रेजोनेंस स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ऑन हीटिंग अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। ये हो गया इतनी सी बात। अब क्या आता है नेक्स्ट स्टेप जो आता है इसके अंदर, कि आप नोट कर लीजिए इस पॉइंट को, कि एल्डोल कंडेंसेशन जो है वो अपने अभी तक जो एग्जांपल हमने लिखी हैं उसमें हमने क्या देखा, बिटवीन टू सिमिलर कंपाउंड्स, टू सिमिलर कार्बोनाइल कंपाउंड, सिमिलर हो सकते हैं लेकिन डिसिमिलर भी हो सकते हैं। तो एक पॉइंट नोट करो आप इसके अंदर कि एल्डोल कंडेंसेशन कैन अक्कर बिटवीन, नंबर 1
पहले आप लिख लो, टू आइडेंटिकल और डिफरेंट एल्डिहाइड्स, टू आइडेंटिकल और डिफरेंट एल्डिहाइड्स. नंबर टू, टू आइडेंटिकल और डिफरेंट ketones, two identical or different ketones. It can also take place between an aldehyde and ketone. It can also take place between an aldehyde and ketone. अब इम्पॉर्टेंट चीज़, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही, देखो कि टू आइडेंटिकल है, डिफरेंट एल्डिहाइड है, कीटोन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. But if it is one aldehyde, one ketone, two different aldehydes, one aldehyde and one ketone, two different ketones, then it is called crossed aldol condensation. तो नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए अपना, पूरा नया हेडिंग हो जाएगा बिल्कुल, crossed aldol condensation. crossed नाम से पता चल रहा है कि दो अलग अलग एल्डिहाइड या दो अलग अलग कीटोन्स के बीच का जो कंडेंसेशन होगा उन्हें हम क्या बोलेंगे, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन. इसको when the condensation is carried out between two different carbonyl compounds, that is two different aldehydes or two different ketones or an aldehyde and ketone, then it is called crossed aldol condensation. तो अब हम इसे क्या बोलते हैं, crossed aldol condensation. ओके, crossed aldol condensation को हम aldol condensation पार्ट 2 में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज के लिए इतना काफ़ी है. कीप ऑन डूइंग योर वर्क. Thank you very much.